नमस्कार, योर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल। बाजार में कल बजट के दिन सुस्ती रही। 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि बाजार लाल निशान में बजट के दिन बंद हुआ। कविता, बिल्कुल, लेकिन आज गजब की तेजी है, रफ्तार बहुत ही शानदार है और आज फिर से बाजार में जोश भरने काम कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस शेयर दिग्गज रिलायंस करीब 2-2.5% ऊपर है। ओएनजीसी में लगातार तेजी हम देख रहे हैं। बीपीसीएल, ओएमसी दिग्गज 5% की तेजी के साथ आज निफ्टी का टॉप गेनर है ये शेयर। और अगर हम गिरने वाले शेयरों की लिस्ट को देखेंगे तो 5 शेयर कुल मिला जुला के आज लाल निशान में है। निफ्टी में सबसे ज्यादा कमजोर है आयशर, 2% के आसपास की मजबूती है। उसके अलावा कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आपको 1% से ज्यादा की गिरावट दिखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरह से तेजी का संकेत देता हुआ, क्योंकि हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले बाजार में आज 3 बढ़ने वाला शेयर आपको दिखेगा। इंडिया विक्स 14.5 के आसपास है, थोड़ा सा कूल होकर ही काम कर रहा है, तो उसको लेकर भी ज्यादा तनाव नहीं है। लेकिन वायदा बाजार के अगर और खिलाड़ियों की बात करें तो जो इंफ्रा स्टॉक्स हैं, कल हमने उतनी गति नहीं देखी, पता नहीं क्यों। आज रफ्तार ज्यादा है, फिर से मोमेंटम में लौटा है। आप जीएमआर इंफ्रा को देखिए, वहां पर करीब 7.5% के आसपास की तेजी है। एनबीसीसी हम हाईलाइट कर रहे थे कि एनबीसीसी में कमाल की तेजी है और ये शेयर आज 12-13% ऊपर था शुरुआती कारोबार में। इसको भी चेक करेंगे। और एनबीसीसी के अलावा एनसीसी, एचसीसी, जय कुमार इंफ्रा, ये सारे के सारे शेयर आज मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। तो योर स्टॉक्स में हम आपके सवालों के आज बहुत ही तेजी से जवाब देने वाले हैं। आपसे ये प्रॉमिस करके चल रहे हैं, क्योंकि सवाल आपके बहुत सारे आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो भरमार है, लेकिन अगर आप फोन करके सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9167329108। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पेजेस पर तो ET9 स्वदेश मौजूद है ही। @ET9 स्वदेश पर आप जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर हैं और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल है, आपको शेयरों पर टेक्निकल नजरिया शेयर करने के लिए। निमेश जी हमारे साथ स्टूडियो में। निमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप बजट के दिन भी जुड़े थे, आज भी हमारे साथ हैं। अब बजट तो बीत गया, इवेंट पीछे छूट गया, यहाँ से बाजार है वो कैसा लग रहा है? क्योंकि जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं ना, इंफ्रा व कैपेक्स का जो ऐलान आया है 11 लाख करोड़ रुपए का, जोश आज भी भर रहा है वो। वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, कविता। डेफिनेटली देखिए, जो कल का इवेंट था एक ओवर हो चुका है और फिर से मार्केट जो है फोकस ग्लोबल सेटअप पे ऊपर कर रहा है। कल हमने देखा कि यूएस के अंदर एक शानदार तेजी थी, पर्टिकुलरली टेक स्टॉक के अंदर। सेकंड थिंग, क्रूड ऑयल का अगर देखें तो 2% की गिरावट कल भी हमने देखी थी। तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन का कंसर्न था वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है। सेकंड थिंग, अगर डेटा देखें तो यूएस के अंदर जो 10 ईयर्स जीसेक है उसके अंदर भी काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है आने वाले दिनों में रेट कट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो ऑल ओवर जो सेटअप है, माहौल है, वो कहीं ना कहीं रिस्क ऑन एसेट के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि आज अपने मार्केट में भी ग्लोबल सेटअप के वजह से एक अच्छी तेजी हम लोग को देखने को मिल रही है। राइट, ध्वनि मेरे साथ जुड़ गई हैं और मेरे ख्याल से ध्वनि, आज आपको जल्दी फारिग होना है तो झटपट आपसे भी एक बाजार की राय ले लेंगे। किस तरह के लेवल्स पर बाजार कामकाज करता हुआ आपको आज के सत्र में दिखाई दे रहा है, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है। कल काफ़ी खामोश था बाजार, लेकिन आज देखिए दहाड़ बिल्कुल जारी है। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ओवरऑल आज का सेशन जो है वो हमें डेफिनेटली बुलिश साइड का मूव जो है वो दर्शा रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा जो है वो यहाँ पे सजेस्ट करता है कि 22,000 के पास एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। 22,000 क्रॉस करने के बाद मेरी कन्विक्शन ज्यादा इसके अंदर बढ़ जाएगी। इसके अंदर जो नेक्स्ट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं तो न्यू ऑल टाइम हाइज को भी हम यहाँ पे चेस करेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे बुलिश साइड के सेंटिमेंट्स बने हुए हैं इंडेक्स पे। बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा एक कॉशियस व्यू बनता है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ पे अपना 47,000 का लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दर्शा रहा है अपना इंपॉर्टेंस, वो यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे आईटी की तरफ से एक ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरी यही ओपिनियन रहेगी कि आईटी शेयर्स की तरफ ज्यादा फोकस रखें। ओवरऑल यहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र में अभी फिलहाल के लिए एक हॉल्ट देखने को मिलेगा। तो बाजार पर ये व्यू हो गया। फटाफट आपके सवाल हम लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन मदरसन सुमी वायरिंग के नतीजे आए थे और Q3 के नतीजों की बात करें तो नतीजे मदरसन सुमी वायरिंग के अच्छे आए थे और उसके बाद शेयर बढ़िया रफ्तार से चला भी है। मुनाफे की बात करें तो 58% की बढ़ोतरी है। मार्जिन भी कंपनी ने इंप्रूव किया है।
नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो मेहमान खास कंपनी के CFO महेंद्र छाबड़ा हैं और COO यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अनुराग गहलोत। महेंद्र जी और अनुराग जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। गहलोत जी, सवाल पहला आपसे होगा। बेहतरीन नंबर और उन नंबर्स को बाजार भी सल्यूट कर रहा है। आप सर ये बताइए कि इतनी अच्छी ग्रोथ आई कैसे? मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में आपने देखा होगा कि जो इंडियन मिडिल क्लास है वो काफ़ी ग्रो कर रहा है, उसके पास इनडिस्पोजेबल इनकम भी है और यहीं से जो होते हैं हमारे कार बायर जो होते हैं जनरेट होते हैं और ये कार बायर जो हैं फीचर रिच कार को खरीदने की चाह रखते हैं और तो हमारे जो कस्टमर हैं वो चूज करते हैं टॉप ऑफ लाइन मॉडल और द फीचर रिच मॉडल कार्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा अपग्रेड हो जाता है और इसका मतलब ये होता है कि कंटेंट जो हमारी वायरिंग हार्नेस का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, विच इज वेरी गुड फॉर अस। So MS will always get a benefit as the cost of sales depend करती है कि आप कौन सा मॉडल जो है मार्केट में बेच रहे हैं। So hence the higher the model, जितना बड़ा मॉडल जितना फीचर रिच मॉडल बिकता है उतना जो है वो हमारी सेल्स को इम्पैक्ट करता है और उसी वजह से आप ये ग्रोथ देख पा रही हैं। चलिए, तो गहलोत जी की बात को आगे अगर हम ले जाएं तो छाबड़ा साहब ये बताएं कि अब अगर मुझे थोड़ा सा डिमांड ट्रेंड समझना हो आपके नज़रिए से तो वो किस तरह से शेपअप होती हुई दिखाई दे रही है, ऑर्डर बुक के लिहाज से क्या कुछ खास जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे? जहाँ तक ग्रोथ की बात है, जैसे अनुराग जी ने बोला कि ग्रोथ हमारी Q3 में काफी अच्छी ग्रोथ थी और उसके दो मेन कारण थे। एक तो इंडस्ट्री में भी अच्छी ग्रोथ थी और हमारा जो कंटेंट है वो पर व्हीकल वो भी ज्यादा हो गया, क्योंकि जो मार्केट में डिमांड है वो हाई एंड गाड़ियों की जो फीचर है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ये दोनों फैक्टर, इंडस्ट्री की ग्रोथ और कंटेंट पर व्हीकल, इन दोनों को मिला के हमारी डिमांड, हमारी जो रेवेन्यू था उसमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखी हमें। जहां तक अगले क्वार्टर की बात है, हमें लग रहा है कि ये डिमांड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा दोनों तरीके से, वॉल्यूम में भी और कंटेंट में भी, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले क्वार्टर में भी हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी मार्केट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। अनुराग जी, जरा ये बताइए आप कि आपने नई क्षमता भी जोड़ी है, तो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी अभी किस लेवल पर है और आगे अगर हम क्षमता विस्तार की बात करें तो किस तरह का कैपेक्स करने जा रहे हैं? जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जो हमने नई फैसिलिटी ऐड करी थी सॉरी, उन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अभी जो है उनका ऑप्टिमल रीच हो गया है और हमारे यहाँ एक रूल है कि जैसे ही हम अपना यूटिलाइजेशन 80% तक पहुंचते हैं तो हम अपने एक्सपेंशन प्लान की तरफ चले जाते हैं। ऑब्वियसली ये सब अलाइन होता है कस्टमर के साथ। तो आप देखेंगे कि कुछ OEMs ने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया है और हम लोगों ने भी अपने आप को उनसे अलाइन करके हमारी भी एक्सपेंशन की प्लानिंग उसी तरह से है। इस साल के अंदर हमारा कैपेक्स 125 प्लस माइनस करोड़ के आसपास रहेगा और अगला जो साल रहेगा वो भी इसी नंबर या इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, अलाइनिंग टू द कस्टमर एक्सपेंशन प्लान्स। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, गहलोत जी और छाबड़ा जी, नतीजों पर बातचीत करने के लिए और आगे का आउटलुक भी शेयर करने के लिए। अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। मदरसन सुमी वायरिंग, निमेश, बढ़िया तेज़ी हमने देखी। हालांकि ये मदरसन सुमी से निकली हुई कंपनी है ये, लेकिन अगर संवर्धन मदरसन से हम तुलना करेंगे तो इसकी ग्रोथ कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। किस तरह से आप देख रहे हैं और शेयर धारकों के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्योंकि अगर हम पिछले 2-3 सत्र की चाल देखें तो बहुत अच्छी रफ्तार से चला शेयर ये। देखिए, कहीं ना कहीं कंपनी के जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है वो काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो मोर देन 43% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 40% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है। जिस तरह से ग्रोथ दिखाई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 90 से 100 रुपीज़ का टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी डिप्स आता है तो यहाँ से बाई करके चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की भी, और हमारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ भी गए हैं। अम्बाला से राहुल कुमार। राहुल जी नमस्कार। मैम गुड मॉर्निंग, क्या हाल? बढ़िया मैम, बढ़िया। बताइए क्या सवाल है? मैम मैंने PCBL
200 क्वांटिटी लिया है 3 to 1 के प्राइस पे। 3 to 1 के प्राइस पे। और किस इरादे से लिया है, कितना लंबा रुकना है? मैम बस मैं तो अपना 10 से 12% का टारगेट अचीव करना था। 10 से 12% का ही टारगेट आपको अचीव करना है और उतना ही आप रुकना भी चाहते हैं शायद। तो चलिए ध्वनि, रिटर्न के हिसाब से ये अपनी अवधि तय करना चाहते हैं, तो बताइए 10 से 12% की उम्मीद है और 321 इनकी बाइंग लेवल है। जी बिल्कुल, यहाँ पे इनकी जो बाइंग लेवल है उसी के पास अभी फिलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट इनसे यही सजेशन रहेगा कि स्टॉप लॉस को टाइट रखें, नीचे की तरफ 307 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें, ऊपर की तरफ में 336 337 का लेवल ब्रेक करते ही स्टॉक के अंदर आपको एक नेक्स्ट स्पॉट मूवमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको एटलीस्ट 15 to 20% का इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो रिटर्न मूव देखने को मिलेगा। बट टाइट स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें, ऊपर की तरफ रिटर्न जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली मिलेगा। डेली चार्ट्स भी सजेस्ट करते हैं कि मोमेंटम अभी थोड़ा सा फिज आउट है, बट 336 के ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर फर्दर मोमेंटम बना रहेगा। लेकर ये व्यू। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल लेंगे और अगले दर्शक गाजियाबाद से मोनिका हमारे साथ हैं। मोनिका नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? फर्टिलाइजर के 100 शेयर है, 358 पे मैंने खरीदे थे, तो मेरे को उनके लिए जानना है कि उसको मैं कब, मतलब उसमें मेरे को ये था कि 450 के ऊपर उसका बायबैक की कॉल आई थी, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ है, तो मतलब मैं कब तक रखूंगी, कुछ आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं रख सकती इसे। मोनिका जी, आपने ये शेयर लिए कब थे? मैंने ये जनवरी में लिए हैं। जनवरी में लिए हैं 358 के भाव पर और 364। बस गनीमत ये है कि हाँ नीचे नहीं गया। ठीक है निमेश जी, क्या करें? फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो कल डीएपी को लेकर कुछ कुछ ऐलान तो हुए बजट में, सब्सिडी शायद थोड़ी सी कम कर दी गई है, लोकेशन उसका जो है। चंबल फर्टिलाइज़र, इनको क्या करना अभी? देखिए इन्वेस्टर का क्लियर नज़रिया है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस है वो 340 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक शॉर्ट टर्म होल्ड कर सकते हैं। ऊपर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे मार्केट बढ़ रहा है और फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर भी ऑल ओवर हम लोग एक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है 380 का जो है वो एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। 380 के आसपास अगर एक बार रिव्यू कर ले अथवा यहाँ पर एग्जिट करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ऑलराइट, चलिए रिव्यू करके आप स्ट्रैटेजी बनाएं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए कमलेश का सवाल और आईआरबी इंफ्रा ध्वनि 48 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। व्हाट्सएप का सवाल है, तो मैं जानती नहीं हूँ कि इन्हें और कितना रुकना है, हालांकि मुनाफे पर तो ये बैठे ही हैं। अगर पोजिशनली कोई कॉल लेना हो तो आप कितने लेवल्स तक रुकने का इनको सजेशंस दे सकती हैं? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये स्टॉक के अगर हम देखें तो इस हफ्ते में ही स्टॉक के अंदर एक 35% का अपमूव हमें देखने को मिला है, तो काफी एक यहाँ पे अच्छा मुनाफा इनको मिल रहा है। बट ओवरऑल वॉल्यूम्स की जो पार्टिसिपेशन है वो इसके अंदर देखने को मिल रही है कि स्टॉक ने जब यहाँ पे अपना बॉटम बनाया था करीब लास्ट ईयर सितंबर से अभी तक एक पैराबोलिक अपमूव इसके अंदर देखने को मिला है और वॉल्यूम्स का भी जो पार्टिसिपेशन है वो काफी अच्छा इसके अंदर देखने मिल रहा है। मेरी इनसे यही सजेशन रहेगी कि आप इसके अंदर बने रहे। स्टॉप लॉस जो है वो आप इसके अंदर ट्रेल कर लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी इसके अंदर अपनाइए। नीचे की तरफ अब आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है तो 62 के करीब बनता है। 62 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए और करीब 3 से 4 महीने की होल्डिंग पीरियड रहेगी, जिसमें आपको और अधिकतम मुनाफा इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाजार में शानदार तेजी, निफ्टी डबल सेंचुरी लगाकर है 21,900 के ऊपर और निफ्टी बैंक भी अब कदम ताल करने की कोशिश कर रहा है। 300 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक में भी हो गई है। लेकिन पेटीएम के शेयर धारक जो है निराश होंगे। कल बजट के दिन तेज पिटाई हुई, 20% का सर्किट लगा, लोअर सर्किट, और आज भी ये शेयर 20% नीचे कारोबार कर रहा है। 487 रुपये का भाव है और इसकी वजह है आरबीआई की तरफ से एक सख्ती। लेकिन सख्ती कितनी गंभीर है, क्या पेटीएम के शेयर की आगे और पिटाई होगी और दबाव बनने की आशंका है? इस पर लेकर आए हैं एक खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट। और 18 स्वदेश पर यह इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर हाजिर है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, बहुत सीवियर हम कहेंगे स्टॉक की पिटाई हो रही है। 900 रुपये के ऊपर गया था, 52 वीक हाइक वहां का था, लेकिन अब तो 500 रुपये के भी नीचे है। क्या कंसर्न्स हैं आरबीआई की ओर से और अब कंपनी की रणनीति यहां से क्या होने वाली है?
जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें जो कि 998 रुपए था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहाँ पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर कि आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफ़ी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है वहाँ पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पर भी एक समय के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। यहाँ पर ब्रोकरेज की भी जो रिपोर्ट्स आई है, फिलहाल वो अंडरवेट हैं। जेपी मॉर्गन ने अपनी रेटिंग घटा दी है, न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट की दी है और लक्ष्य भी 600 का कर दिया है, 900 से घटाकर। जेफरीज ने भी 500 का लक्ष्य दिया है और एक्सिस 450 का लक्ष्य देख रही है। बिकवाली की राय उन्होंने यहाँ पर दी है। तो ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी नेगेटिव हैं और अब देखना होगा आने वाले समय में यहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट होता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत ही नेगेटिव खबर है पेटीएम के लिए। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो पेटीएम के लिए आय का एक बड़ा स्रोत सूख रहा है और उसके चलते ब्रोकरेजेस को कंसर्न से एक्सिस कैपिटल ने 450 रुपए के टारगेट्स दिए हैं और जो बड़े विदेशी ब्रोकरेजेस हैं जेपी मॉर्गन या फिर जेफरीज, उनका भी भरोसा घटा है और रेटिंग अब है अंडर परफॉर्म की। ध्वनि, पहले आपके पास आएंगे। आप ज़रा ये बताइए कि जिनके पास पेटीएम के शेयर हैं, हालांकि अब तो सर्किट पर है, कुछ कर सकते नहीं हैं, लेकिन कितना वीक आपको शेयर दिख रहा है और कहाँ पर पोजीशन को बिल्कुल काट लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए शेयर से? तो अभिषेक जी, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर तो एनालाइज करना अभी फिलहाल बहुत ही दूर की बात है, जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है और अभी इसको लिस्टिंग हुए अभी 2 साल भी हुए हैं। तो ओवरऑल बॉटम जो है स्टॉक का यहाँ पे वो 440 के पास बना हुआ है। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है उन्हें तो कब का निकल ही जाना चाहिए था, बट अभी अगर किसी ने उम्मीद में होल्ड करके रखा हुआ है तो जैसे ही स्टॉक अपने 440 के बॉटम्स यहाँ पे ब्रेक करता है तो डेफिनेटली एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो फंडामेंटल न्यूज चल रही है वो कितने समय तक यहाँ पे स्टॉक को इम्पैक्ट करेगी वो हम अभी फिलहाल के लिए प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो टेक्निकली तो इसका जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पे 600 के लेवल के पास ही आ चुका था, बट अभी भी फिलहाल किसी के पास है तो 440 तक थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखे, जो भी टूटने के आसार यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। पेटीएम 440 रुपए पर नजर रखें। निमेश जी, विजय शेखर शर्मा ने, जो कि सीईओ है पेटीएम के, उन्होंने एक
वो ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि हर बदलाव के लिए एक समाधान होता है और हम हर नियम कानून के दायरे में रहते हुए देश की सेवा करते रहेंगे। ये उन्होंने अपने जो कर्मचारी उनको भरोसा देने की कोशिश है, जो निवेशक हैं उनको भरोसा देने की कोशिश है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुश्किलें थमेंगी? और ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो खबर नहीं देखते, खबर की गंभीरता को नहीं समझते और देखते हैं कि अच्छा भाव 30-40% नीचे आ गया, एंट्री कर लेते हैं। क्या सलाह देंगे उनको? देखिए, जो रिटेल निवेशक है, खास करके मेरी सलाह वो यही रहेगी कि जब भी मार्केट कॉरपोरेट गवर्नेंस का कहीं पर भी इश्यू रहता है, वहाँ पर स्टॉक को पनिशमेंट देता ही है। सेकंड थिंग, अगर आप वैल्यूएशन की बात करें, एक लॉस मेकिंग कंपनी है और फिनटेक के अंदर ये जो वैल्यूएशन पे ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर जो है वो करेक्शन आएगा, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। तो मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल ये काउंटर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी आरबीआई ने रेगुलेशन दिए हैं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसके ऊपर से कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से कब रिजोल्व होंगे वो कहीं ना डिफ़िकल्ट है। 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, कहीं ना डिफ़िकल्ट है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है वो नेगेटिव है स्टॉक के अंदर, और फिलहाल एग्जिट की राय बनेगी, मेरा ऐसा क्लियर मानना है। काफ़ी अनिश्चितता है यहाँ पर। इस Yes. पूरे सेक्टर में फिर आपकी पिक क्या होगी अगर हमें फिनटेक स्पेस में या न्यू एज कंपनियों की स्पेस में कुछ देखना हो तो? देखिए, अगर फाइनेंशियल या फिनटेक स्पेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी वैल्यूएशन वाइज अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स जो है वो मच चीपर रेट पे अवेलेबल है वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर जाना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शक जो लाइव हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं उनसे बात करते हैं। दिल्ली से जैन साहब हैं, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार कविता जी और नमस्कार अभिषेक जी। आप हमेशा एवर स्माइलिंग फेस है, हमारा टेंशन तो वैसे ही दूर हो जाता है आपसे बात करके। तो मेरे कविता जी 2-3 प्रश्न हैं। एक तो मैंने एशियन पेंट लिए थे 10 शेयर 3185 में, बड़ी रिकमेंड कर रहे थे सारे एक्सपर्ट। और फिर एसबीआई कार्ड तो मेरे पास 4-5 साल से पड़ा हुआ है, 800 प्लस रेट पे 20 शेयर है। मैं ये समझ में नहीं आ रहा आखिर लॉन्ग टर्म की क्या तो परिभाषा है, कब तक इनको करें। और देखिए, एशियन पेंट को सब लोग बता रहे थे ये शेयर इतना बढ़िया है, एसबीआई कार्ड को फ्यूचर का शेयर, और एक एचडीएफसी बैंक मैंने 1660 में लिए। हर जितने एक्सपर्ट थे कह रहे थे 2100 का इसका टारगेट, 2200 का टारगेट। 15 दिन पहले ऐसा क्या फसाई के 300-300 रुपए एशियन पेंट में भी गिर गए, एचडीएफसी बैंक में भी। तो डर लगता है कई बार कविता जी और अभिषेक जी। अब यहाँ पे एक्सपर्ट हमारे बैठे हैं तो वो ही बताएंगे क्या करें इनका। और ऐसे में अगर इनको बेच के निकले तो कौन से ऐसे शेयर हैं जो श्योर शॉर्ट कि हमें कुछ उसमें 2 पैसे बच सके। बहुत उम्दा जैन साहब, आपको अपनी दुखती रग पता है, उसको आपने बखूबी बयान भी किया है और सही सलाह भी हमसे मांगी है। मैं तो दोनों ही एक्सपर्ट से आपके लिए राय लूंगी। सबसे पहले ध्वनि आपके पास आती हूँ, दोनों में ही घाटे में हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक भले ही ये हो, लेकिन जब गिरावट देखते हैं ना अपने स्टॉक की कीमतों में तो थोड़ा सा तो बीपी हाई हो ही जाता है, रातों की नींद तो उड़ ही जाती है। ध्वनि, अब एशियन पेंट एसबीआई कार्ड, एशियन पेंट में इनकी जो खरीद है वो 3185 की है, एसबीआई कार्ड में 861 की है, बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी जैन साहब से कि आप जो लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पे मान के चल रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 1 साल तो देना पड़ेगा, क्योंकि गाइडलाइंस कहती है कि 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म यहाँ पे माना जाता है। तो 1 साल तक का तो समय आपको देना पड़ेगा किसी भी स्टॉक को। ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही स्टॉक की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक ने जो है यहाँ पे 690 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनाया हुआ है। तो एसबीआई कार्ड में डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इनकी जो होल्डिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस है, जहां से ये अभी फिलहाल के लिए नीचे की तरफ चल रहा है, बट ओवरऑल नीचे 690 के पास अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बनाए रखे और इसको होल्ड करिए। जो इनका बिजनेस पर्सपेक्टिव है वो भी लंबी अवधि का है, तो इस हिसाब से इसके अंदर आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसे ही स्टॉक ऊपर की तरफ में यहाँ पे
790 के लेवल्स को ब्रेक करता है, इसके अंदर एक न्यू स्पॉट ऑफ मोमेंटम आएगा और एक आपको बुलिश रैली देखने को मिलेगी। तो मेरी तरफ से एसबीआई कार्ड को होल्ड करने की सलाह रहेगी, जिसमें आपको 690 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा, आप यहाँ पे बात कर रहे थे एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में डेफिनेटली रिजल्ट्स के चलते हुए इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली थी। बैक टू बैक हमें देखने को मिला था मल्टीपल सेशंस में, जहां पे स्टॉक ने 1700 के अपने लेवल्स को यहाँ पे ब्रीच नहीं करा था, जो ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। और ये रेजिस्टेंस हमें काफी टाइम से देखने को मिल रहा था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही, कि 1700 एचडीएफसी बैंक में एक रेजिस्टेंस है। तो वहां से स्टॉक नीचे की तरफ फिसला था, बट नीचे की तरफ स्टॉक ने कभी भी वीकलीज पे अपनी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा है। और इस हफ्ते भी हमें देखने को मिल रहा है, पिछले और इस हफ्ते दोनों, कि स्टॉक अपनी 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक को भी डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये पोर्टफोलियो में मस्ट हैव स्टॉक्स में भी हमेशा रेकमेंड करा जाता है। तो नीचे की तरफ आप इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है वो 1400 का स्टॉप लॉस लगाए और इसको भी आप होल्ड करें। तेजी बढ़ती जा रही है, अब 250 अंकों पर है निफ्टी, 21,950 के आसपास किस तरह आपको दिखेंगे। हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा ऊपर से नीचे आया है, तो आज की जो तेजी है, जो आज की रौनक है, वो है निफ्टी में। और उसकी वजह यह है कि आप रिलायंस को देखिए, वहाँ से अच्छी मजबूती है बाज़ार को। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, वहाँ से ठीक ठाक मजबूती मिल रही है। ओएनजीसी, ये तमाम शेयर आज बाज़ार को सहारा देने काम कर रहे हैं। और ख़ासतौर से ऑयल एंड गैस का जो खेमा है वो बजिंग है। और ऑयल एंड गैस में अगर हम लुब्रिकेंट्स वाली कंपनीज को भी देख लें, अगर जोड़ लें, तो ये तेज़ी और बढ़ जाती है। कैस्ट्रॉल 9% ऊपर ये कारोबार कर रहा है शेयर। कल नतीजे आए थे इनके, नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे। आय में हमने 7% के आसपास की बढ़ोतरी देखी है और प्रॉफिट का आंकड़ा काफ़ी कैस्ट्रॉल का अच्छा आया है। अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में 31% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। मार्जिन में करीब 5% का दमदार सुधार आया है। और इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी संदीप सांगवान। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। पहले तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, और इतनी बेहतरीन आपने नतीजे पेश किए। सर, ये बताइए कि क्या डिमांड वाला फैक्टर रहा इन नतीजों के पीछे, या फिर इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी फ्लैट रही, या फिर थोड़ी सी कम रही, उसका फायदा आपको मिला है? सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे आप अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और जैसा कि सभी को शायद मालूम है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो जनवरी से दिसंबर तक का है। जी जी। और हम काफी संतुष्ट हैं कि जो परफॉर्मेंस आई है। हमारा रेवेन्यू 5075 करोड़ रहा, 6% अप, और पीबीटी 8% अप है, 1181 हजार करोड़ पे, 1181 करोड़ पे। और जैसे कि इस साल हम अपने ग्लोबली 125 साल कैस्ट्रॉल के मना रहे हैं और हिंदुस्तान में 115 साल से हैं, तो बोर्ड ने उसको मद्देनजर रखते हुए और परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए एक टोटल डिविडेंड 7.5 रुपए का रिकमेंड किया है। और इस साल 2023 को अगर मैं देखूं तो हमने बड़े अच्छे कैंपेन भी लॉन्च किए सेकेंड हाफ में। बढ़ते रहो आगे और प्रगति की पाठशाला, जो एक ट्रक ड्राइवर्स कम्युनिटी के लिए था। टू व्हीलर्स में इंडिया का अल्टीमेट मोटो स्टार हमने एक कैंपेन लॉन्च की जो बाइकर्स के लिए। और हमारी रीच मल्टी ब्रांड वर्कशॉप्स में जैसे एक इनिशिएटिव चालू किया था पिछले 2 साल में, तो आज की तारीख में 450 के करीब कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विस दुकान वर्कशॉप्स हैं, जहाँ पे कंज्यूमर्स को अच्छी भरोसे वाली सर्विस मिल सकती है। और रूरल भारत में भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं, और आज की तारीख में मतलब करीबन 32,000 आउटलेट में हम अवेलेबल हैं रूरल में। और ऑटो केयर जो हमने लॉन्च किया था उसकी भी अच्छी एक्सेप्टेंस मिल रही है। तो अगर मैं सभी चीजों को देखूं तो आई थिंक 2023 में एनवायरनमेंट काफी बेहतर रहा। जैसा कि मालूम है कि 2022 काफी इन्फ्लेशनरी था, तो हमने 3 प्राइस इंक्रीज लिए थे मार्जिन और वॉल्यूम्स को बचाने के लिए, मार्जिन को बचाने के लिए स्पेशली। बट जैसे जैसे 2023 में हमें थोड़ा सा डिफ्लेशन दिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स में, या जो एनवायरनमेंट थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, तो हमने काफी वो बाकी जो सेविंग्स आ रही थी वो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को वापस दी, तो उससे डिमांड पे भी फर्क पड़ा है। तो अगर मैं फोर्थ क्वार्टर देखूं तो कॉम्बिनेशन है कि टॉप लाइन ग्रोथ वॉल्यूम के थ्रू भी मिली है और हमने कॉस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं, तो उसका कंबाइंड इफेक्ट है जो Q4 की परफॉर्मेंस है। प्रदीप जी, संदीप जी, बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपने जो बताया ना कि आपने कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, उसमें इससे कि आपने नाम लिया कि ट्रकर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए है प्रगति की पाठशाला। मतलब
ये ऐसा खेमा है जिसके बारे में बहुत सोच नहीं आती है। आप ये बताइए कि इन इनिशिएटिव्स पर किस तरह से खर्च होता है और उस कॉस्ट का मैनेजमेंट सर आप कैसे करते हैं? देखिए, जो प्रगति की पाठशाला है वो हमारा एक मार्केटिंग स्पेंड है, ठीक है? या चाहे इंडिया का अल्टीमेट मोटो स्टार है, वो हमारा सारा मार्केटिंग ब्रांड इन्वेस्टमेंट की तरफ से आता है। और प्रगति की पाठशाला में हम ट्रकर्स को 1 लाख ट्रकर्स को इम्पैक्ट करना चाहते हैं और 10,000 ट्रकर्स को फेस टू फेस ट्रेनिंग देते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, हेल्थ के बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में। एक ये तो बिजनेस की तरफ से हो गया, प्लस हम अपने सीएसआर प्रोग्राम में भी 2 कोर प्रोग्राम चलाते हैं जिसको हम बोलते हैं, एक तो है संदीप सारथी साहब, जो मित्र। रेवेन्यू, जो एक्सपेंसेस में हमने बढ़ोतरी देखी है, उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट और इसी तरह के अदर एक्सपेंसेस की आप बात कर रहे हैं जो अभी फिलहाल आप समझा रहे हैं, या इसमें और भी कोई खर्च शामिल है? और क्योंकि आपने रूरल का भी जिक्र किया है, इन्फ्लेशन वेरी होता है थोड़ा सा रूरल इलाका, तो उसको लेकर भी आपकी क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, जहां तक कॉस्ट का सवाल है उसमें यहाँ शायद कोई दिक्कत आती हुई, लेकिन जिस तरह से आंकड़े समझ में आ रहे हैं और अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा बढ़ गया है। और संदीप साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप साहब, आप समझाइश दे रहे थे अपने खर्च की जिसमें इजाफा हुआ है। हाँ, तो देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो तो हमें कवर करना पड़ता है, चाहे वो एम्प्लॉय की बेनिफिट्स हो, सैलरीज हो, उतना तो बिकॉज एज अ कंपनी वी बिलीव इन टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज। और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में हमारा ये रहता है कि हर साल एक हमारा बैंड है जिसपे हम इन्वेस्ट करते हैं एज अ रेशियो ऑफ नेट सेल्स या एज अ रेशियो ऑफ आवर ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो हम मेंटेन करना चाहते हैं खर्चों की तरफ से। हम थोड़े से एक्सपेंसेस कैपेक्स जैसे है वो ज्यादा लगा रहे हैं, रूरल में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैस्ट्रोल ऑटो सर्विस का जो नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसमें हर साल थोड़ा बहुत कैपेक्स बढ़ता रहता है, साइनेजेस है मार्केट में। तो ये तो इन्वेस्टमेंट का सवाल है। जहां तक रूरल मार्केट्स हैं, जो एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एरिया है, उसमें ये है कि कंज्यूमर्स अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट डिमांड करते हैं। ये नहीं है कि रूरल कंज्यूमर कोई बिल्कुल ही सस्ता उनको चाहिए, उनको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कंपनीज उपलब्ध करा सकती हैं, उनके लिए रूरल एक अच्छा मार्केट है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कैस्ट्रॉल की तरफ से उनको अच्छे लुब्रिकेंट्स, बिकॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर आप देखें तो आज की तारीख में 50% के करीब 2 व्हीलर्स रूरल इंडिया में बिकते हैं। तो इसीलिए हम उस तरफ पुश कर रहे हैं, और जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट जरूरत होएगा, चाहे वो डिमांड की तरफ से हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन हो, चाहे वो थोड़ा बहुत ब्रांड की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से, वो हम आगे भी करते रहेंगे। संदीप जी, जब ये लुब्रिकेंट्स वाली कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज के बारे में जब मैं कई बार सोचता था ना, तो मुझे लगता था कि इनोवेशन वाले पार्ट पे आप क्या करते होंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं निमेश ठाकर जी, उन्होंने हमें बताया कि आपने एक डेटा सेंटर के लिए कूलिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ज़रा उसके बारे में बताएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, किस तरह की रेवेन्यू आप इसे जनरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट डेकेड कम से कम है वो डेटा क्रांति वाला ही होगा। आपने निमेश जी की बात बिल्कुल सही है। तो इसको मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। पहली बात तो है कि जो हमारा कोर लुब्रिकेंट्स का बिजनेस है, और हमारी प्रोजेक्शंस के हिसाब भारत में कम से कम वो 2040 तक काफी रोबस्ट रहेगा और उसमें ग्रोथ आती रहेगी, तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। जो आपने थर्मल फ्लूइड्स की बात की या डेटा की बात की, तो ग्लोबली हमने कैस्ट्रॉल ने आज से 1-1.5 साल पहले हमने अनाउंस किया था कि हम लगभग 500 करोड़ का निवेश करेंगे R&D सेंटर में, जो हमारा यूके हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और उसमें जो फोकस रहेगा वो ईवीज की तरफ रहेगा, थर्मल मैनेजमेंट पे। और डेटा सेंटर्स में भी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है कि जिसमें लोग इमर्शन कूलिंग की बात करते हैं कि सर्वर जैसे आपने एक लिक्विड कूलेंट में ऑपरेट किया है, बिकॉज वो एनर्जी एफिशिएंसी काफी उससे मिलती है। तो वो अभी मतलब उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट में डेटा सेंटर्स की डिमांड करेगी, वो भी एक वैल्यू प्रोपोजिशन हमारा कस्टमर्स को रहेगा कि हम डेटा सेंटर्स के लिए थर्मल मैनेजमेंट फ्लूइड्स दे सकें, या किसी भी प्रकार की बैटरी को अगर फ्लूइड्स चाहिए थर्मल मैनेजमेंट के लिए, जो एक बड़ा इशू है आज की तारीख में एनर्जी कंजम्पशन और सेफ्टी की तरफ से, तो उसमें भी हम काफी काम कर रहे हैं ग्लोबल स्तर पर। ठीक है संदीप सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही तसल्ली से, बहुत अच्छे से आपने अपने प्रोडक्ट को भी समझाया और कंपनी के नतीजों को भी आपने सामने रखा। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कैस्ट्रॉल पर ध्वनि एक क्विक व्यू दीजिए, आज जबरदस्त तेजी, शेयर कहां तक जाएगा?
अच्छा, ध्वनि हमारे साथ नहीं है। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंशुल जैन। अंशुल जी नमस्कार, बताइए सर कैस्ट्रॉल में करना क्या है? नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, कैस्ट्रॉल इंडस्ट्री में वीकली चार्ट पे 4 टाइट क्लोजिंग थी और लास्ट वीक इनसाइड बार थी और आज बेहतरीन उसमें ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। यहाँ से कैस्ट्रॉल को लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 196 का बनेगा और ऊपर में 245 से 250 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब 10 से 12 दिन का रहेगा। ठीक है, कैस्ट्रॉल को लेकर ये व्यू। फटाफट आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक का सवाल लेंगे। दिल्ली से अशोक कुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं। आदित्य बताइए, क्या है आज का चैंपियन ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आज का चैंपियन ट्रेड रहेगा पॉलीकैब में। स्टॉक की काफी पिटाई हुई थी और कंसोलिडेट किया है, अभी एक नए मूव के लिए तैयार है। तो पॉलीकैब का 4400 का कॉल बाय करेंगे 192 में और 4500 का कॉल सेल करेंगे जो 151 चल रहा है। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 5900 और मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 4110। तो तेजी का ट्रेड है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। पॉलीकैब, अब ये तो पुख्ता संकेत मिल गए कि जो दिक्कतें थी फिलहाल के लिए दूर हो गई हैं। बॉटम जो बनना था वो बन चुका है। 4377 का भाव है। 4400 वाली आपको कॉल खरीदनी है 192 रुपये पर और उसके ऊपर वाली कॉल बेचनी है 4500 वाली 151 रुपये पर। 5900 अधिकतम मुनाफा, अधिकतम नुकसान 4110 रुपये। बेहतरीन आज तेजी हम देख भी रहे हैं पॉलीकैब इंडिया में। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ट्रेड हमारे दर्शकों को बताने के लिए। है एक रैपिड फायर राउंड होगा जहां पर आपके सवालों पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा। अपने सवाल आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिए अपने सवाल। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम लाइव हैं, अपने सवाल आप वहां भी हमें भेज सकते हैं। और वाराणसी से विक्की हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विक्की नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास 3 लॉट डिविज लैब थे 3895 के, जो कि लास्ट मंथ मैंने रोल ओवर किया है मैम। तो मैम इसका कुछ कहाँ तक ये नीचे 3500 तक गया था, मैंने उसको कैरी किया है। और इन फ्यूचर मैम मैं इसको 3 से 4 मंथ आराम से होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैम इसका लॉन्ग टर्म कुछ टारगेट? चलिए, अच्छा आपके पास क्लैरिटी है अवधि की। निमेश, 3 से 4 महीना 3895 की। देखिए, कंपनी का जो कंसर्न है वो प्राइसिंग प्रेशर है, पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड यूएस सेगमेंट से, और ये नियर टर्म्स के अंदर कोई रिजल्ट होगा ऐसा नहीं लग रहा है। मेरा मानना है कि आप 3 से 4 महीने का व्यू है, बट जिस तरह से हम लोगों ने रिजल्ट्स देखे थे, मुझे लग रहा है एक साइडवे रेंज में रहने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। तो यही बेहतर है कि अगर कोई भी बाउंस आता है तो वहाँ पर एक बार एग्जिट कर दीजिए। अगर आपका नज़रिया 1 साल से ऊपर का है तो आप होल्ड करने का प्लान कर सकते हैं, बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जो है वो साइडवे का है और मैं आपको एग्जिट का रिकमेंड कर रहा हूँ। कोई भी बाउंस आता है वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। चलिए, कोई भी बाउंस आ रहा है तो आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। बहुत सारे सवाल एक्चुअली हमें यूट्यूब पर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम दर्शकों को यही दरख्वास्त है कि अगर यूट्यूब पर आप हमें लाइव देख रहे हैं, इस वक्त अपने सवाल भी भेज रहे हैं, तो स्टॉक की बाइंग प्राइस का लेवल डाल दीजिए ताकि हमें पता हो कि आपकी बाइंग लेवल क्या है और कब तक आप रुकना भी चाहते हैं, क्योंकि आप केवल स्टॉक का नाम भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें आगे क्या होगा। हमें जानना है कि आगे आप और कितना रुकना चाहते हैं। प्रिया पनवर एक दर्शक है हमारी, एनबीसीसी और गेल पर इनका सवाल है। मेरे पास अगेन इनके बाइंग लेवल्स नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई सलाह लेनी हो आपसे निमेश, तो क्या आप इनको राय देंगे? देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छा देख रहे हैं और जिस तरह से कैपेक्स का अनाउंस हुआ है, पर्टिकुलरली हाउसिंग स्पेस के अंदर जो अनाउंसमेंट है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अभी भी तेज़ी बन सकती है। ऊपर के अंदर जो लेवल्स दिख रहे हैं वो 185 190 के लेवल्स एनबीसीसी के अंदर दिख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी मोमेंटम के साथ आपको चलना चाहिए और 180 के आसपास एक बार अगेन से रिव्यू कर लेना चाहिए। अगला स्टॉक गेल है जी। दूसरा कौन सा स्टॉक? गेल। अगेन सेम स्टोरी है। ओएमसीज के अंदर, ऑयल एंड गैस स्पेस के अंदर हम लोग काफ़ी अच्छी मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि गेल के अंदर भी होल्ड करना चाहिए। अगर जिस तरह से चार्ट्स बन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 210 के लेवल्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो गेल के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। जी, 210 के लेवल्स हैं जो आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से प्रभु दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार।
नमस्कार सर। बिल्कुल ठीक, बताइए सर। हम गोवा कार्बन है हमारे पास 522 लेके परचेज किया था। ओके, क्या करना है? ओके, आप और इसमें कितना रुकना चाहते हैं, क्योंकि मुनाफे पर तो आप बैठे हैं। लेकिन वो लॉन्ग टर्म की है। अच्छा, लॉन्ग टर्म है। चलिए, अंशुल मेरे साथ हैं, अंशुल जैन। अंशुल, लंबा थोड़ा सा नज़रिया है लेकिन फिलहाल प्रॉफिट में भी हैं। चार्ट्स के मुताबिक बताएं, कम से कम 3 से 4 महीने का व्यू लेकर। देखिए, गोवा कार्बन में 30 हफ्ते का बेस का ब्रेकआउट है 582 रुपीज पे, और केवल ये 2 हफ्ते चला और करंट वीक में पूरा कंसोलिडेशन में निकल गया है। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर 1000 रुपए का टारगेट इनको मिलेगा अगर ये 3 से 4 महीने जो इनका होल्डिंग का नजरिया है, अगर 3 से 4 महीने होल्ड करते हैं तो 1000 रुपए तक ये स्टॉक बहुत आराम से जा सकता है। और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और नजरिया लंबा 6 महीने का अगर कर लेते हैं तो इस स्टॉक में 1300-1400 के लेवल भी मिल सकते हैं, क्योंकि 30 हफ्ते का बड़ा बेस ब्रेकआउट होता है और ऐसा स्टॉक कम से कम 6-8 महीने ट्रेंड करता है। ठीक है, 6 महीने का नजरिया रखेंगे तो और आपको बड़ा मुनाफा होगा गोवा कार्बन है। इस बीच बाजार ने 22,000 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। 15 या 16 जनवरी के आसपास 22,000 के ऊपर था बाजार, उसके बाद हमने कमजोरी देखी, लेकिन फिर से एक बढ़िया रिकवरी और अब रिकॉर्ड हाई से अगर बात करें तो सिर्फ 100 अंकों के आसपास की दूरी रह गई या फिर उससे भी कम। आज के बाजार की खूबसूरती ये है कि जो निफ्टी के जो तेज़ी के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब उतनी असमानता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी एक स्टॉक के भरोसे बाजार चल रहा हो। आज रिलायंस से अच्छा योगदान है, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, पावर ग्रिड, ये सारे के सारे शेयर योगदान दे रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि वेटेज रिलायंस का ज़्यादा है तो तेज़ी में 58 अंक का योगदान रिलायंस से आ रहा है। कविता, बहुत शानदार तेज़ी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक बार हमें दर्शकों से भी जुड़ लेना चाहिए। क्या हमारे साथ दर्शक हैं लाइव फोन पर? अशोक कुमार साहब, नमस्कार। जी जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, बताइए सर। मैडम मेरे पास है ना 80 शेयर HDFC लाइफ के हैं, 725 की रेट। 225 कहा ना आपने? हाँ, 725, 625 मैडम। 625 है। अच्छा जी मैडम, और मेरे को मैम और भी लेने हैं ये, और क्वांटिटी लेनी है इस शेयर की, क्योंकि ये बढ़ा नहीं है, इसकी वैल्यू क्या बनती है, और 5 साल का नजरिया रहेगा। 5 साल कहा आपने? चलिए, 5 साल शायद मुझे सुनने में आया है। निमेश, बहुत ही लंबा नज़रिया है। 625 की बाइंग है, इन्हें और ख़रीदना है। और वैसे तो उम्दा ख़रीद है, इनको स्टॉक वाइज देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन लंबा इतना रुकने में क्या सही बैठेगा पोर्टफोलियो में? जी डेफिनेटली, इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज वेल्थ क्रिएशन ऑन लॉन्गर टर्म पे करती है, तो मेरा मानना है कि आपको डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। एक मार्केट लीडर कंपनी है इंश्योरेंस स्पेस के अंदर। रिसेंटली जो करेक्शन आया, मुझे लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करना चाहिए, तो ये लेवल से भी आप ऐड कर सकते हैं। वैल्यूएशन वाइज अभी काफ़ी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है, तो व्यू करंट लेवल से बुलिश बन रहा है और मैं आपको एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से ये लेवल पे बाय करने का रेकमेंड कर रहा हूँ। निमेश, एक जो इंश्योरेंस फॉर ऑल सरकार की मंशा कहें या IRDAI की हम मंशा कहें, तो ये एक बहुत बड़ी थीम है जिसमें हम काम होता वो ऑलरेडी देख रहे हैं। काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पूरे सेक्टर में। आप लाइफ की बात कीजिए, जनरल की बात कीजिए, इस ओवरऑल पैक में हम आने वाले वक्त में और प्लेयर्स भी आते हुए देखेंगे। इस स्पेस पर कितना अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर रखना चाहिए और किस तरह की कंपनीज को रखना चाहिए? देखिए, नज़रिया क्लियर है कि जो मार्केट लीडर है उसी के साथ बनना चाहिए, और जैसे HDFC लाइफ है कि जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंश्योरेंस स्पेस के अंदर। सेकंड थिंग कविता, डेटा ये है कि अगर इंडिया का अब देखें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लेवल, तो कंपेयर टू अदर कंट्रीज काफ़ी लोअर लेवल पे है, तो यहाँ से भी थोड़ा भी मार्जिनल राइज आता है तो बहुत बड़ा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज जो है वो ये कंपनी को मिल सकता है। यस, तो एक लॉन्ग टर्म नज़रिया क्लियर है इन्वेस्टर का 5 साल का, और मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल है 5 साल के नज़रिए से। यहाँ से डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। लंबा सोचिए, इंश्योरेंस में आपको फायदा होगा। HDFC लाइफ ये रडार पर रख सकते हैं आप। महाराष्ट्र चले, महाराष्ट्र से स्नेहा राजपूत का सवाल लेंगे। स्नेहा नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास इरकॉन इंटरनेशनल है, 382 शेयर्स है, 258 की प्राइस पे। 258? अच्छा, आपने हाँ, आपने स्नेहा कब लिया था ये? जी समथिंग 20 जनवरी उसके टाइम लिया था। मैं स्विंग ट्रेडिंग करना चाहती थी। हाल फिलहाल की खरीद है? फॉल हो गया।
हाल फिलहाल की खरीद है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि थोड़े से ऊंचे भाव पर आपने पकड़ लिया। शेयर गलत नहीं है, सेगमेंट गलत नहीं है, सब कुछ ठीक है, भाव थोड़ी सी ऊपर है। निमेश जी क्या राय देंगे, निवेशित रहें क्योंकि वैल्यूएशंस तो अभी भी उतने कोई हिटअप नहीं लग रहे हैं इसमें? नहीं, डेफिनेटली एक रैली आने के बाद आपने एंट्री ली है तो थोड़ा आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आप होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह से अगेन कल बजट के अंदर नए रेल के अंदर इंफ्रा प्रोजेक्ट की गवर्नमेंट ने बात की, डेफिनेटली कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा आने वाले 5 सालों में। तो अगर लंबा नज़रिया है तो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है तो मेरा मानना है कि एक आप स्टॉप लॉस लेवल बना के रखें, यहाँ से कोई भी राइज आता है तो वहाँ पर आप एग्जिट कर सकते हैं। बट ऑल ओवर व्यू जो है कंपनी के ऊपर मेरा बुलिश है। मैं आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करने की राय देता हूँ। ठीक है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सलाह है। लेकिन 22,000 आज फिर से निफ्टी ने अचीव कर लिया। और कल हम जब बजट की कवरेज की शुरुआत कर रहे थे तो पहले शो में अंशुल जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा था बाकायदा कि 22,000 के लिए तैयार रहिए। अंशुल जी 22,000 तो आ गया, अब बताइए अब क्या करना है? देखिए अभिषेक जी, कल मॉर्निंग शो में डिस्कस हुआ था कि बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट पे कप एंड हैंडल बन रहा है और निफ्टी पे वीसीपी बन रहा है। दोनों का ब्रेकआउट आज के सेशन में आया और ओपन लो के साथ आया है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रेंड करेंगे पूरे दिन। हालांकि निफ्टी फ्यूचर्स में एक गैप था 22,135 पे, बिल्कुल हम वहीं पे खड़े हैं। तो कुछ समय कंसोलिडेट करके 2:30 बजे के आसपास नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव आएगा। प्रोबेबली कल के सेशन में हम जो ऑल टाइम हाई था फ्यूचर्स पे 22,260 के आसपास का, कल या परसों के सेशन में, मंडे या ट्यूसडे के सेशन में हम इसको टेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ से व्यू काफी बुलिश है। अगर लॉन्ग्स है तो होल्ड करना चाहिए, अगर नहीं है तो अब 22,150 फ्यूचर्स टूटने पे लॉन्ग करना चाहिए। 100-150 पॉइंट की और अप मूव मिलेगी। बैंक निफ्टी 47,000 फ्यूचर पे मेजर रेजिस्टेंस है, 55 डे मूविंग एवरेज। ये जैसे ही निकलता है, आज प्रोबेबली 2:30 बजे के आसपास निकलना चाहिए। तो इसमें भी एक गैप छूटा हुआ है 48,400 का। तो पहला टारगेट 47,600 का रहेगा, बट अल्टीमेटली 48,400 हम टेस्ट करेंगे। 48,500 तक हम गए थे, वहीं से करीब 3,000 पॉइंट का हमने बैंक निफ्टी पर डिप देखा। तैयार हो जाइए, फिर से चढ़ाई करेगा बाजार और आपको ये राइड करनी है। अंशुल जी का कन्विक्शन भी है निफ्टी बैंक को लेकर। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर अब समेटने का वक्त हो गया है। अंशुल जी, निमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।